दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी डॉक्टर उसकी पत्नी के पास आता है और कहता है कि आपका पति कुछ ही देर में टपकने वाला है, इसलिए जिसको भी उससे मिलना है आखिरी बार मिल लो। इसी दौरान हम उस आदमी के बेटे पप्पू पहाड़ी को देखते हैं जो अपने बाप से मिलने आता है। अब यहाँ पर बाप मरने से पहले उसे ज्ञान देने लगता है। कहता है कि जो गलती मैंने करी थी वो तुम कभी मत करना। मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ से शादी करी जिस वजह से मैं बाकी लड़कियों की गुलाबी नहीं बजा पाया, लेकिन तुम मेरे से वादा करो कि तुम सिर्फ एक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे और जितनी ज्यादा हो सके उतनी लड़कियों के साथ मजदूरी करोगे। आगे वक्त बीतता है और पप्पू पहाड़ी बड़ा हो जाता है। वो अपने बाप को दिया हुआ वादा पूरा करता है और मस्त मस्त लड़कियों के पीछे किसी पागल कुत्ते की तरह पड़ने लग जाता है। लेकिन वहीं एक भी लड़की उसे भाव नहीं देती क्योंकि वो हाइट में बहुत छोटा था और काफी मोटा भी। इसी दौरान हम उसके कच्चे में कच्चे वाले दोस्त नाड़ी दोष को देखते हैं जो कि उसी की तरह लड़कियों को पटाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। तभी पप्पू पहाड़ी नाड़ी दोष को कहता है कि भाई मैंने अपनी पड़ोसन मुन्नी हटेली को पटा लिया है और कल ही मैं उसकी गुलाबी तितली का चमगादड़ भी बनाने वाला हूँ। कहता है कि मुन्नी हटेली थोड़ी ही देर में यहाँ पर आती ही होगी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इसके बाद वो बाहर आकर मुन्नी हटेली से मिलता है जो उसे अपनी गुलाबी देने से मना कर देती है। पप्पू पहाड़ी कहता है कि हम पिछले हफ्ते ही तो डेट पर गए थे और कायदे से तो अब तक तुम्हें मेरे लिए घोड़ी भी बन जाना चाहिए था। इस पर मुन्नी हटेली कहती है कि एक तो वो डेट नहीं थी और दूसरा मुझे तुम्हें देखकर कुछ भी फील नहीं होता जैसा मुझे बाकी लड़कों को देखकर होता है। उनको देखकर मेरी गुलाबी तितली उड़ने लग जाती है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा कुछ नहीं होता। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह हम पप्पू पहाड़ी को देखते हैं जो अपने ऑफिस जाता है। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन तभी उसका बॉस उसकी जगह किसी और को प्रमोट कर देता है जो देखकर वो निराश हो जाता है। फिर वो वहाँ से निकलकर लिफ्ट में जाता है जहाँ पर उसे बाबा मुन्ना चमत्कारी मिलता है जो एक लाइफ कोच होता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। अब वो दोनों एक साथ वहाँ पर काफी देर तक बंद थे, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जान लेते हैं। इसी दौरान मुन्ना चमत्कारी को पता चलता है कि पप्पू पहाड़ी एक बहुत ही नीच और घटिया किस्म का आदमी है जो लड़कियों की बाहरी खूबसूरती पर फिदा रहता है। मुन्ना चमत्कारी उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें लड़कियों के जिस्म से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से प्यार करना चाहिए, जो कहकर वो उसके ऊपर कोई काला जादू कर देता है। तभी वो लिफ्ट चालू हो जाती है और पप्पू पहाड़ी और मुन्ना चमत्कारी उसमें से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आकर पप्पू पहाड़ी एक कैब को रोकता है, जिस दौरान उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम चिकनी चमेली था और वो भी उसी कैब को रोक रही थी। तभी पप्पू पहाड़ी उसे कहता है कि क्यों ना हम इस कैब को शेयर कर लें। अब वो दोनों साथ में जाने लगते हैं, जिस दौरान पप्पू पहाड़ी पूरे रास्ते उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। वो उसे घूरता रहता है क्योंकि वो लड़की उसे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। इसके बाद वो दोनों सेम स्टॉप पर ही उतर जाते हैं जहाँ पप्पू पहाड़ी उससे उसका फोन नंबर मांगता है। वहीं चिकनी चमेली थोड़ी सी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपना फोन नंबर दे देती है। इसके बाद रोज की तरह पप्पू पहाड़ी उस रात भी अपने दोस्त नाड़ी दोष के साथ क्लब में जाता है ताकि आज रात को भी वो लड़कियों को पटाकर उनकी गुलाबी बजा सके। अब नाड़ी दोष को जोर का मूत लगा था तो वो मूतने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जिसके बाद जब वो बाहर आकर पप्पू पहाड़ी को ढूंढने लगता है तभी वो देखता है कि पप्पू पहाड़ी कुछ लड़कियों के साथ ठुमके लगा रहा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो सभी लड़कियां दिखने में बहुत ही बदसूरत थीं, लेकिन अपने पप्पू पहाड़ी को तो वो लड़कियां एकदम मस्त माल लग रही थीं। दरअसल ये काम उस मुन्ना चमत्कारी का था जिसने पप्पू पहाड़ी पर ऐसा काला जादू कर दिया था जिससे उसे हर बदसूरत लड़की खूबसूरत लगने लगी थी। तभी नाड़ी दोष उसे वापस घर चलने को कहता है, लेकिन पप्पू पहाड़ी उसे मना कर देता है और कहता है कि आज मेरी लॉटरी लग गई है, ये देख कितनी सुंदर लड़कियां हैं मेरे पास। नाड़ी दोष कहता है कि तुझे ये लड़कियां सुंदर लग रही हैं। अब पप्पू पहाड़ी फिर से उन लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है कि भाई तुझे ये बदसूरत कहाँ से लग रही हैं। फिर अगले दिन पप्पू पहाड़ी अपनी कार से कहीं जा रहा था, जिस दौरान उसकी नजर एक आइटम पर पड़ती है तो वो उसके पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की कोई आइटम नहीं बल्कि एक सुमो पहलवान थी जो अपने लिए दुकान से कच्छी खरीदने आई थी। लेकिन पप्पू पहाड़ी को वो लड़की माल दिखाई देती है, जिसके बाद वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम इसका पैराशूट बनाना चाहती हो क्योंकि ये तुम्हारे साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद वो उस पर लाइन मारने लगता है ताकि वो उसे पटा सके। वो उसके तारीफों के पुल बांधने लगता है, लेकिन उस लड़की को ये बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि उस लड़की की आज तक किसी ने भी तारीफ नहीं की थी। आगे वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं जहाँ उसका नाम रोजमेरी होता है। अब पप्पू पहाड़ी उसे बार बार कहीं पर चलने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं। यहाँ रोजमेरी उसे बताती है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करती है जहाँ पर एक्सीडेंटल बच्चों की देखभाल की जाती है। फिर वहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए वेटर आता है और रोजमेरी उसे ऑर्डर देती है 2 लार्ज पिज्जा, डबल चीज बर्गर, चिली फ्राइज और एक पूरी बाल्टी चॉकलेट मिल्क शेक। अब ये सुनकर पप्पू पहाड़ी की फटकर हाथ में आ जाती है और वो सोचता है कि इतनी सी लड़की इतना सब कुछ कैसे खा लेगी। इसके बाद जब पप्पू पहाड़ी रोजमेरी से उसका सरनेम पूछता है तब उसे पता चलता है कि वो उस कंपनी के चेयरमैन की बेटी है जहाँ पर पप्पू पहाड़ी काम करता था। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उस लड़की के वजन से कुर्सी टूट जाती है और रोजमेरी नीचे गिर जाती है। पप्पू पहाड़ी
पहाड़ी को लगता है कि शायद कैफे वालों की कुर्सी कमजोर थी, इसलिए वो उनके स्टाफ को बुलाता है और उन्हें सुनाने लगता है। कहता है कि तुम्हारी कुर्सी में इतना भी दम नहीं कि एक फूल जैसी लड़की का वजन उठा सके। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जिस दौरान दो गधे रोजमेरी को देखकर उसे धरती पर बोझ कहकर बुलाते हैं। अभी सुनकर पप्पू पहाड़ी को गुस्सा आ जाता है और वो अंदर जाकर उन्हें कहता है कि क्या मैं इतना मोटा हूँ कि धरती पर बोझ लग रहा हूँ। गधे कहते हैं कि नहीं भाई, हमने तुमको नहीं बोला। पप्पू पहाड़ी कहता है कि भीसड़ी वालों, खिड़की से बाहर देखो, बाहर जो आइटम खड़ा हुआ है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब रोजमेरी को देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद ये पागल हो चुका है। फिर पप्पू पहाड़ी बाहर आता है और रोजमेरी से डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर रोजमेरी भी उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर अगले दिन वो अपने दोस्त नाड़ी दोष को रोजमेरी से मिलवाने पार्क में लेकर आता है। नाड़ी दोष पूछता है कि कहाँ पर है वो लड़की। पप्पू पहाड़ी कहता है, वो देखो वो आ रही, गुलाबी ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। नाड़ी दोष पूछता है कि क्या तुम उस मोटी की बात कर रहे हो। पप्पू पहाड़ी कहता है कि नहीं भाई, वो सुंदर वाली। जिसके बाद वो उसे रोजमेरी से मिलवाने लगता है, जो देखकर नाड़ी दोष हैरान रह जाता है कि पप्पू पहाड़ी को हो क्या गया है। तभी रोजमेरी के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने के लिए आगे चली जाती है। नाड़ी दोष अपने दोस्त को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि भाई वो लड़की तेरे लायक नहीं है, लेकिन पप्पू पहाड़ी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उसके लिए एक सुंदर सी परी जैसी थी। आगे रोजमेरी उसे एक्सीडेंट में घायल हुए बच्चों से मिलवाने लेकर आती है, जिनकी वो देखभाल किया करती थी। जिन बच्चों से मिलकर पप्पू पहाड़ी बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ये बच्चे काफी नॉर्मल लग रहे थे, जैसा कि उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। अब पप्पू पहाड़ी एक बच्ची को उठाकर उसके साथ खेलने लगता है, जिसको देखकर रोजमेरी भी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम इन बच्चों से थोड़ा भी नहीं डरे। पप्पू पहाड़ी ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि इतने प्यारे बच्चों से आखिर कौन डरेगा। फिर अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ पर वो एक बड़े से गिलास को चॉकलेट मिल्क शेक से फुल करवाते हैं, जिसको रोजमेरी अकेले ही टकार जाती है। इसके बाद वो पानी में बोट चलाने के लिए एक झील में जाते हैं, जहाँ रोजमेरी के वजन से नाव एक साइड पर झुकी हुई थी, लेकिन पप्पू पहाड़ी को ये चीज कुछ समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर एक दिन रोजमेरी पप्पू पहाड़ी को अपने घर पर लेकर आती है, जो कि उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट है, और उससे मिलकर पप्पू पहाड़ी काफी डरा हुआ था। इसके बाद सभी मिलकर डिनर करते हैं, जिसके बाद जब पप्पू पहाड़ी और रोजमेरी का बाप अकेले बैठे थे, तभी उसका बाप कहता है कि तुम प्रमोशन के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो। जो सुनकर पप्पू पहाड़ी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि ऐसा बोलकर तुम तुम्हारी बेटी की खुद इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम ही अपनी बेटी को सुंदर नहीं समझते तो दुनिया क्या समझेगी, जबकि वो तो एक बार्बी डॉल जैसी है। अब ये सुनकर उसका बाप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी बेटी की तरफ देखता है। इसके बाद पप्पू पहाड़ी उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर वो दोनों दबाकर पलंग तोड़ मजदूरी करते हैं। फिर अगली सुबह पप्पू पहाड़ी की पड़ोसन मुन्नी हटेली देखती है कि कोई हाथी का बच्चा उनकी लॉबी से होकर नीचे जा रहा था, जो कि पप्पू पहाड़ी के रूम से निकला था, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि पप्पू पहाड़ी पूरी रात किसके साथ कांड कर रहा था। फिर अगली सुबह ऑफिस में जब पप्पू पहाड़ी और रोजमेरी एक दूसरे को चूस रहे थे, तभी वहाँ पर उनके कॉलीग आ जाते हैं और रोजमेरी को देखकर समझ जाते हैं कि पप्पू पहाड़ी प्रमोशन पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। पर तभी पप्पू पहाड़ी उसे कहता है कि मैं रोजमेरी से सच्चा प्यार करता हूँ। उधर दूसरी तरफ नाड़ी दोष उस बाबा मुन्ना चमत्कारी को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त पप्पू पहाड़ी के साथ क्या किया, लेकिन मुन्ना चमत्कारी उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से जाने लगता है। तभी नाड़ी दोष उसे कहता है कि मुझे बस अपना पुराना दोस्त वापस चाहिए, तो प्लीज तुम मुझे बता दो कि तुमने उसके साथ क्या किया है। अब मुन्ना चमत्कारी उसे बता देता है कि मैंने उसके ऊपर काला जादू किया है, ताकि उसे लड़कियों की आंतरिक सुंदरता दिखे, और अगर तुम्हें उस काले जादू को खत्म करना है तो तुम्हें उसे एक मंत्र बोलना होगा, जिसको सुनकर वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ रोजमेरी उसे बताती है कि वो 14 महीनों के लिए बाहर जा रही है। जो सुनकर पप्पू पहाड़ी निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रोजमेरी उसे छोड़कर जा रही है। लेकिन तभी रोजमेरी के वजन से वो सोफा टूटकर बर्बाद हो जाता है, जिसको देखकर पप्पू पहाड़ी गुस्से में काउंटर पर कंप्लेन करने जाता है। लेकिन तभी उसके पास नाड़ी दोष का फोन आता है, जिसमें वो उस पर मुन्ना चमत्कारी के बताए हुए मंत्र फूकने लगता है, जिसको सुनते ही पप्पू पहाड़ी को वापस सब कुछ नॉर्मल दिखाई देने लगता है। फिर वो वापस रोजमेरी के पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे वो दिखाई नहीं देती। वो काउंटर वाले से पूछता है कि जिस पटाखा लड़की के साथ में आया था वो कहाँ पर गई। वो कहता है कि सर वो वहीं पर ही तो बैठी है। अब पप्पू पहाड़ी रोजमेरी की तरफ उसका चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर उसका दोस्त नाड़ी दोष पहुंच जाता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से घसीटकर बाहर ले जाता है, और जो भी उसके साथ हो रहा था वो सब कुछ उसे बता देता है। लेकिन पप्पू पहाड़ी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तभी अचानक उसे वहाँ पर चिकनी चमेली मिलती है, जो उससे पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। पप्पू पहाड़ी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। चिकनी चमेली कहती है कि मैं हूँ चिकनी चमेली, हमने उस दिन कैब शेयर की थी और तुमने मुझसे मेरा नंबर मांगा था। जिसके बाद वो उसे पहचान जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब क्योंकि ये जानकर उसकी फटी पड़ी थी कि रोजमेरी एक हाथी का बच्चा है, तो वो उसे बिना बताए ही रेस्टोरेंट से घर आ जाता है और वापस से पहले जैसा होना चाहता है, क्योंकि अब वह रोजमेरी से प्यार करने लगा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन इन
दिनों वो रोजमेरी को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। रोजमेरी उससे कॉल पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पप्पू पहाड़ी हर बार बहाने लगाकर उसे अवॉइड करने लगता है। फिर एक रात मुन्नी हटेली पप्पू पहाड़ी के घर पर आती है और उसे साथ में डिनर पर चलने के लिए पूछती है, क्योंकि अब उसे पप्पू पहाड़ी पसंद आने लगा था। इसलिए वो जबरदस्ती उसे होटल में ले आती है और फिर उसे कहती है कि आज तुम मेरी दबा कर लेना। लेकिन इसी बीच पप्पू पहाड़ी को एहसास होता है कि वो ये करके रोजमेरी को धोखा दे रहा है। इसी दौरान रोजमेरी और उसकी फैमिली भी वहाँ पर डिनर करने आ जाती है। आगे रोजमेरी की नजर वहाँ पर पप्पू पहाड़ी पर पड़ती है, जो किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था, जो देखकर वो हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। तभी पप्पू पहाड़ी उसके पास से ही गुजर जाता है, लेकिन वो रोजमेरी को पहचान नहीं पाता, जिससे रोजमेरी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और उस होटल से बाहर चली जाती है। उधर पप्पू पहाड़ी रोजमेरी को फोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूँ। अब ये सुनकर रोजमेरी की सटक जाती है और वो उसे गालियां देकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब क्योंकि पप्पू पहाड़ी को उससे मिलना ही था, इसलिए वो सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पर रोजमेरी काम किया करती थी। और तभी उसे वहाँ पर एक बच्ची मिलती है जिसका चेहरा जला हुआ था, और ये वही बच्ची थी जिसको पहली बार उसने अपनी गोद में उठाया था, लेकिन तब उसे उसका चेहरा सुंदर दिख रहा था। अब ये देखकर पप्पू पहाड़ी इमोशनल हो जाता है और वो उस बच्ची को गले लगा लेता है। इसके बाद वो भागकर रोजमेरी के घर पहुंचता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो दिखती कैसी है, इसलिए वो घर की मोटी मेड पर ही टूट पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर रोजमेरी की मॉम आती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। पप्पू पहाड़ी कहता है कि मैं आपकी बेटी से माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तो बाहर खाना ठूस रही है। जिसके बाद वो बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथी का बच्चा खड़ा होता है। अब वो उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है। अब पहले तो रोजमेरी भी उस पर काफी गुस्सा करती है, पर क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। अब पप्पू पहाड़ी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद रोजमेरी उसे अपनी गोद में उठाकर कार तक ले जाती है और वो दोनों मजदूरी करने के लिए होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं सारे लोग खुशी से उनके लिए तालियां बजाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।